कि मुझे खुद नहीं आइडिया कि ये जब ट्रैक कंप्लीट हुआ तो मैं सुनता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ ये मैंने ही बनाया है। ख्वाजा गरीब नवाज पे सेकंड ट्रैक आ रहा है मेरा उस्ताद हामिद अली खान साहब के साथ, बाबा के साथ हमने कोलैबोरेशन की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अल्फा वेव बाय सैम अली दादा, पावर्ड बाय सोशियन। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक ये सुपर सोल की सीरीज़ लेकर आपके पास आए हैं, जिसके अंदर तमाम शोबा ज़िंदगी से लोग हम चुनते भी हैं और उनसे कांटेक्ट भी करते हैं, जिनकी कंट्रीब्यूशन मुल्की और गैर मुल्की सतह पर होती है। चाहे वो शोबा फ़न का हो, आर्ट का हो, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो, सोशल वर्क से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, लेकिन जो लोग हमारे इस गुलदस्ते में शामिल होते हैं वो यकीनन किसी न किसी अहमियत के हामिल होते हैं। टुडे वी हैव समबडी हु इज नॉट ओनली फ्रॉम अ वेरी फेमस फैमिली बैकग्राउंड बट आल्सो ही हैज बीन कंट्रीब्यूटेड हिमसेल्फ एज फार एज म्यूजिक इंडस्ट्री इज कंसर्न। मैं बात कर रही हूँ वली हामिद अली खान साहब की, जो आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं। हम उनसे उनके बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में भी पूछेंगे, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पूछेंगे और उनके आने वाले ज़बरदस्त वेंचर्स के बारे में भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सैन, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, कैसे हैं वली? अल्लाह शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, आपने इनवाइट किया इतने अच्छे शो पे। थैंक यू। वली, मुझे ये बताइए कि आपका ताल्लुक एक बहुत सीजन फैमिली से है, जिनकी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत कंट्रीब्यूशन है। जी बिल्कुल। एक तो मुझे उस बैकग्राउंड के बारे में भी बताइए, और फिर आपने अपना मुकाम कैसे बनाया, क्योंकि कहते हैं कि किसी बड़े दरख्त के नीचे बैठ के अपना मुकाम बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो हामिद सर तो हम सबके फेवरेट रह ही रहे हैं हमेशा से, तो आपने कैसे ये सब कुछ किया? बिल्कुल सैम, पटियाला घराने से ताल्लुक़ है मेरा, जैसा कि सबको पता ही है, और 9वीं नस्ल है अपने ख़ानदान की, 9 जनरेशन है हम। ओके। और 9 जनरेशन्स में जो पीछे से चलता आ रहा है एक लेगेसी, हम कोशिश करते हैं कि उसको कंटिन्यू करें, और लोगों को वैसे ही हम लोग सब, जिस तरह हमारे बड़ों ने अपने अपने दौर के अंदर अपने अपने तरीके से उन्होंने लोगों को एंटरटेन किया, हम भी कोशिश करते हैं कि एंटरटेन कर सकें। और तीनों भाइयों ने, हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स किए रागा बॉयज़ ने, और आई एम द लीड वोकलिस्ट ऑफ रागा बॉयज़ बैंड। और मुझे मेरे पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मेरे दोनों भाई जो हैं, इज़ अ क्लासिकल सिंगर, दे आर क्लासिकल सिंगर्स, बट आई एम अ पॉप रॉक एंड सूफी सिंगर। तो हम लोग जब ब्लेंड करते हैं तब एक डिफरेंट सा साउंड हम डिज़ाइन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप एक बहुत बड़ी फैमिली से जब आपका ताल्लुक होता है तो आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं जैसे आपकी। खान साहब को जब ज़हन में आता है तो उसके बाद फिर हम कुछ सोच नहीं सकते। तो ऑफ जाहिर, कोर्स, अगर हम इतना डरते हैं तो आपसे मैं पूछना चाहती थी कि आप मुझे कैसे हैं? मैं अपनी फैमिली में, पूरे पटियाला घराने में, जब मैं थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट था हमेशा से ही, क्योंकि मुझे बचपन से ना स्कूल में भी था तो मुझे डिफरेंट चीज़ें करने का शौक था, और मुझे बहुत क्विक था, मैं पिक बहुत स्पीड से करता था। तो बाबा से जब ट्रेनिंग हो रही होती थी, हमारे तीनों भाइयों की 5 इयर्स का जब मैं था तब से म्यूज़िक की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई हुई है। तीनों भाइयों की 5-5 साल की एज में स्टार्ट कर दी थी ट्रेनिंग। तो हम तीनों की ट्रेनिंग इस तरह की हुई, हम एक दूसरे के मोहताज हैं तीनों भाई। ज़बरदस्त है। बाबा ने इस तरह की ट्रेनिंग की हुई कि जो जो मेरा स्टाइल है वो इनाम का नहीं, जो इनाम का है वो नयाब का नहीं है। तो हम लोग तीनों एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हैं। दैट्स वाई हम लोगों ने बैंड क्रिएट किया। मैंने 2007 में, जब मैंने देखा कि न्यू जनरेशन क्लासिकल म्यूज़िक से काफ़ी दूर चली गई थी, और कुछ क्लासिकल सिंगर्स ने क्लासिकल को इतने बुरे तरीके से रिप्रेजेंट किया न्यू जनरेशन के सामने कि वो, उनको ऐसा लगा कि ये बहुत हार्ड म्यूज़िक है और ये नहीं हो सकता, इसको छोड़ें, इसको कुछ और करते हैं। उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया था कि वाई नॉट हम लोग एक बैंड क्रिएट करें जिसमें हम लोग हर तरह का म्यूज़िक गाएं, और हम लोग उसी वे में अपने क्लासिकल म्यूजिक को भी प्रमोट करते रहेंगे न्यू जनरेशन में। और देखिए न्यू जनरेशन ने कितना आपको अप्रिशिएट किया, बिल्कुल, बहुत पसंद आई किया। एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय फैंस, जितने भी पूरी दुनिया में हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 18 कंट्रीज में कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं, माशाल्लाह। और दुनिया के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी हुए, जो डिफरेंट क्राउड में, और डिफरेंट लोग, हम लोग जब फैंस हम लोग को देखते थे, जैसे हम लोग चाइना में, फिर हम लोगों ने मोरक्को, पता नहीं दुनिया के ऐसे ऐसे कंट्रीज में परफॉर्म किया जहाँ आज तक पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने परफॉर्म नहीं किया। जस्ट लाइक मैं मोरक्को की बात की, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फेस्टिवल है मोरक्को सूफी फेस्टिवल, उसमें वी आर द फर्स्ट पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो और वो कि एक बहुत बड़ी हिट था। बिल्कुल आई थिंक इट वाज 16 2016 बिकॉज़ खान साहब उस वक्त लंदन में थे और उन्होंने बताया था कि इस वक्त जो है वली वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल एंड इट्स सुपर हिट। बिल्कुल माशाल्लाह। वहाँ पे इसलिए हम लोग हमेशा याद है कि मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बारिश, कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ और बारिश शुरू हो गई, ओके। और बारिश में मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि लोग टस से मस नहीं हुए, और 5 से 7 हज़ार बंदा था शो में, और वो शो में सब लोग बारिश में खड़े रहे। और
वाली और क्या फीलिंग होती है हम इसलिए हम ना, लोग, मतलब मैं कहता हूँ बारिश इतनी तेज हो रही है और लोग छोड़ के भाग जाते हैं, बट वो हम लोग जहाँ स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे वहाँ उसके ऊपर शेड था, अच्छा तो हम लोग तो परफॉर्म कर रहे थे, मैंने देखा बारिश में भीग रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और वो परफॉर्म, और सारे मोरक्कन लोग और थे, लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया बिल्कुल। हर जगह। तो फिर मैं भी उनमें चला गया था बारिश में मैं चला गया आप क्राउड उनके चले गए। में बिल्कुल, और बड़ा मज़ा आया। हाँ, और इस तरह के काफ़ी एक्सपीरियंसेस लाइफ में हम लोग को देखने को मिले। लोग बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं फैमिली को। हमारे फोर फादर्स की जितनी मेहनत है, इतने बड़े बड़े गायक हमारे ख़ानदान में से आए पटियाला घराने से, जैसे उनके आगे शागिर्दों के भी इतने नाम हुए। जस्ट लाइक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, मेरे ग्रैंडफादर उस्ताद अख्तर हुसैन खान, उस्ताद आशिक अली खान साहब के शागिर्द हैं, अच्छा और उनके आगे स्टूडेंट हैं मैडम नूर जहां, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, सारे ऑल जितने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, गुलाम अली साहब, ये सब और स्टूडेंट कुछ हैं। गाने तो ऐसे हैं जो मैंने बहुत ही सीजन्ड गुलकारों से ये कहते हुए सुना है कि इस गाने के बाद अब हम कुछ गा नहीं सकते, हमें इजाजत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ होते हैं ट्रैक्स ऐसे, लेकिन वही वाली बात है कि आपके जब इतने बड़े टैग्स लगे होते हैं आपके बैक पे इतने, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती उतना है, ही हैवी बैगेज हैवी होता है। बैगेज होता है। और मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले की बहुत, मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि मुझे उस जस्ट लाइक मेरे फादर उस्ताद हामिद अली खान साहब का इतना बड़ा नाम है, तो वो उस मैं अगर उसमें हम लोग, मैं सोच में रहता था कि अब क्या करूं मैं, क्या ऑब्वियसली हम तीनों भाई क्या करेंगे, हम लोग कुछ भी करेंगे, ऑब्वियसली लोग तो वो कंपैरिजन क्योंकि हम करने आती है ना लगे। उनको हाँ देखने ऑब्वियसली, के। ये वैसे अनफॉर्चुनेट भी होता है कि हम फिर उस बच्चे को वो स्पेस ही नहीं देते, क्योंकि हम एक उस किरदार से इतने मुतासिर हुए होते हैं बिल्कुल। कि हम उसी के उसमें तनाजुर में देखते हैं। तो दैट टाइम जैसे मैं बताया कि बैंड डिज़ाइन किया, तो मैंने कहा व्हाई नॉट बैंड डिज़ाइन करें, तो थोड़ा सा फैमिली से भी हटके होगा और वो एक अपनी आईडी हम लोग क्रिएट कर सकेंगे। तो दैट्स वाई हम लोग रागा बॉयज 2007 में हम लोगों ने स्टार्ट किया, जो कि हमें नहीं आइडियाज़ हैं। हम लोग 2007 में जब लॉन्च हुआ बैंड, उसके बाद हम लोग किस किस कंट्रीज़ में जाके हमने परफॉर्मेंसेस की और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बेशक। हम लोगों को आइडिया ही नहीं है। और एक टाइम पे तो हम लोग मशहूर हैं इस चीज़ में कि पाकिस्तान में रागा बॉयज होते ही नहीं हैं। हाँ, अब तो हमेशा किसी न किसी इस कंट्री जहाज में में होते हैं वैसे ज़्यादातर। बिल्कुल, हम होते ही नहीं। वो अल्लाह की तरफ से ऐसा है कि हम लोग जब भी प्लान करते हैं कि नहीं इस साल हमने पाकिस्तान में कॉन्सर्ट करना है, उसी साल हम लोग क्योंकि मैंने तो ट्रैवलिंग कर आपको रहे हमेशा होते हैं। बाहर ही सुना है, बाहर ही देखा है, बिल्कुल। यहाँ मैंने इनको कभी नहीं नहीं, सुना। एक्चुअली बस अल्लाह की तरफ से ऐसा था कि लेकिन ये भी तो बड़ी अच्छी बात होती है ना कि बाहर के मुल्कों में जो पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं, उनके लिए आपकी शक्ल में बहुत बड़ी ट्रीट होती है। ऑफ कोर्स मैं कहता हूँ कि हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के शोबिस से रिलेटेड एक आर्टिस्ट और एक कोई भी स्पोर्ट्समैन एक पाकिस्तान अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, और कितना सॉफ्ट इमेज लेके बिल्कुल, और वो एम्बेसडर ही होता है उस टाइम एम्बेसडर पे, होता है, बिल्कुल, कि और आप- ज्यादा अहम एम्बेसडर बिल्कुल। होता है, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कि लोग उसको फॉलो करते हैं, हाँ, बिल्कुल। और एक ना कि आप पाकिस्तानी, डिफरेंट कंट्रीज के लोग उसको देख रहे होते हैं कि अच्छा ये उस कंट्री से आया हुआ है। स्पोर्ट्समैन हो, सिंगर हो, पेंटर हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, तो दिस इज और बेसिकली वो फिर एक पीस एम्बेसडर बन जाते हैं। अच्छा भले मुझे बताइए कि इंडियन और पाकिस्तानी म्यूजिक के अंदर आप क्या फ़र्क देखते हैं, या आपको एक ही तरह से लगता है कि सब कॉन्टिनेंट से है, या आप इसमें फ़र्क कैसे महसूस करते हैं इंडस्ट्री के हवाले से? इंडिया और पाकिस्तान का आप देखें तो ट्रेडिशनल म्यूजिक अगर देखें तो मोस्टली काफ़ी सिमिलर्स हैं। हाँ, मैं यही पूछना ठीक है, चाहती हूँ। अगर पंजाबी म्यूजिक देख लें तो पंजाबी म्यूजिक यहाँ के भी ऑब्वियसली काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के। आप क्लासिकल म्यूजिक देख लें तो क्लासिकल म्यूजिक भी काफ़ी है, बिकॉज पार्टीशन से पहले तो वही सारे लोग जब बिल्कुल। इकट्ठे थे, तो जब ये पार्टीशन हुए देन उसके बाद अगर अलहदा भी हुए, तो एक आपस में काफ़ी सिमिलर चीज़ें हैं हम लोगों में। बट वहाँ पे क्योंकि मीडिया बहुत बड़ा है, मैं वहाँ पे रहा हूँ 4 साल, मुंबई रहा हूँ 4 साल, और मुंबई हम लोग रागा बॉयज बैंड ने वहाँ परफॉर्मेंसेस की, ऑलमोस्ट 70 कॉन्सर्ट्स हमने इंडिया में किए। तो हम लोगों ने डिफरेंट सिटीज़ में परफॉर्मेंसेस की वहाँ पे, और लोगों में एक चीज़ है कि वो लोग पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बहुत प्यार करते हैं, जैसे हम लोग इंडियन आर्टिस्टों को प्यार करते हैं। क्योंकि अवाम तो मैंने देखे अवाम तो बहुत ज़्यादा, बहुत एक दूसरे से प्यार करते दूसरे हैं, मसाइल हैं। बिल्कुल। वो तो आपको पता ही है कि वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, बट लोगों में प्रॉब्लम्स मुझे ये ऐसे तो मिलती पता है। लेकिन ये वाकई आपकी बात सही है कि अवाम बहुत प्यार अवाम बहुत प्यार करती है, और अवाम देखना भी चाहती है, सुनना भी चाहती है, क्योंकि उनको कुछ ऑब्वियसली हमारी दोनों कंट्रीज़ में जो रुकावटें हैं उसकी वजह से वो आ नहीं पाते, लेकिन वो हम आर्टिस्टों की शक्लों में वो देखते हैं पूरी
कंट्री देख रहे होते हैं कि यार ये लोग आपकी शक्ल में वो लाहौर लाहौर देख रहे होते हैं, पाकिस्तान देख रहे होते हैं। इसी तरह हम लोग इंडिया से कोई आ जाए तो हम लोग उससे पूछ रहे होते हैं। और आर्टिस्ट की हम भी कितनी बिल्कुल मोहब्बत बहुत उनको मोहब्बत देते करते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो आप सोचें कि हमारे पाकिस्तान में जितनी बॉलीवुड मूवीज या डिफरेंट मूवीज देखते हैं, सब देखते हैं बिल्कुल। और स्टिल देख रहे होते हैं। और हमारी जो हमारी ड्रामा कंट्री, इंडस्ट्री है हमारी वो ड्रामा इंडस्ट्री वहाँ पे इतनी हिट है, और बहुत हमारी hit म्यूजिक इंडस्ट्री म्यूजिक के पीछे क्रेजी है। वो पाकिस्तानी म्यूजिक के पीछे, स्पेशली सूफी म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, ट्रेडिशनल म्यूजिक के पीछे वो क्रेजी है कि जो आप लोग डिजाइन करते हैं। बिकॉज सेम पाकिस्तान में एक चीज है कि हमारे पास उतने वसाइल नहीं है, हाँ, हमारी उतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है गवर्नमेंट सपोर्ट बिल्कुल, और तो उतने उनकी प्रॉपर टेक्नीशियंस, हाँ। प्रॉपर सब चीज़ें, उनको काफ़ी प्लेटफॉर्म सब चीज़ें मिलती हैं। हम छोटे चीज़ों में रह के हम काफ़ी चीज़ें करते हैं, और वो एक उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि यार इनके लिमिटेड चीज़ों के अंदर ये हमसे हैवी चीज़ें कर रहे होते हैं, और हम लोगों से काफ़ी करीब तक जाके हम लोगों से परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो उनके लिए होता है कि कैसे पॉसिबल है, बिकॉज वहाँ पे बेस्ट टेक्नीशियंस आपको मिलते हैं, इक्विपमेंट बेस्ट मिलता है आपको। कॉन्सर्ट पे ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि आप कहते हैं यार मैं तो रॉक स्टार हूँ, मैं बस मैं आज तो मैं बस कुछ अच्छा हो, मैं क्राउड आए ना आए, मैं स्टेज पे वैसे ही एंजॉय कर रहा हूँ। तो बड़ा फर्क होता है इंसान का। लेकिन आजकल मैंने देखा है लास्ट 2-3 इयर्स में पाकिस्तान में बहुत चेंज आया है। अच्छा। और पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में भी चेंज आया, और लोगों के सेंस में भी बहुत चेंज आया, बेहतरी की तरफ है। और लोगों को सेंस आ गई, जो कि एक टाइम पे लोग सिर्फ एक डगर पे लगे हुए थे ना, बस हमने डांस करने जाना है और कुछ नहीं करने जाना, वो थोड़ा सा अब वो सुनने की तरफ भी आ गए। देखिए इसमें आप लोगों का भी बड़ा किरदार होता है। अगर आप अच्छी चीज देंगे तो हम जैसे लोग आदी भी होंगे। हमारे चैनल्स का भी कसूर है, कुछ लोगों का कसूर है, जिसकी वजह से वो लोग उन लोगों को उन जगहों पे बिठाया हुआ है जिनको बिल्कुल भी उस चीज की पता ही नहीं है। बोलिए आपको लगता है कि हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ग्रुप बंदी होती है, बिल्कुल, या माफियाज होते बिल्कुल हैं? है, लॉबी सिस्टम है। लॉबीज में यही पूछना चाहिए, लॉबी आप सिस्टम कैसे कोप करते हैं? देखिए हमारे अल्लाह का शुक्र है, हमारी फैमिली का शुरू से ही रहा है कि हमारे साथ सभी प्यार करते हैं। तो हम लोग ज़्यादा उन चीज़ों में नहीं रहते, पॉलिटिक्स में जो कहते हैं ना पॉलिटिक्स, उन चीज़ों में रहते ही नहीं है। बट सारे आर्टिस्ट प्यार करते हैं हमारे, कुछ हमारे बड़ों की वजह से हमें प्यार करते हैं, कुछ हमारी वजह से करते हैं। मतलब आपका मैं समझता हूँ आपका सलूक जो होता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग ही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है, और बिल्कुल किरदार। अच्छा भली मुझे ये बताइए कि आपदा जी के साथ अभी रिसेंटली आपका एक गाना माशाल्लाह बहुत हिट भी हो रहा है, और वो है भी बहुत खूबसूरत। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि कोई रेटिंग या उस वजह से, वो वाकई बड़ा खूबसूरत है। एक तो मुझे आप उसके बारे में बताइए, और दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपदा जी ने कभी किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं की? जितने भी मैंने सीजन सिंगर्स देखे हैं उन्होंने उन्हीं के गाने गाए। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि शी वाज सिंगिंग विद यू एंड कोलैबोरेटिंग विद यू। तो एक तो ये आपकी कैसे फीलिंग है और ये हुआ कैसे? कोलैबोरेशन उन्होंने की थी, काफ़ी सिंगर्स के साथ की, बट मोस्टली उन्हीं के गाने होते थे। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब आपदा जी के इतने हिट गाने माशाल्लाह, क्या बात है उनकी, और शी इज़ अ सूफी क्वीन। और मैं समझता हूँ कि इस सेंचुरी की इतनी बड़ी सूफी सिंगर कोई और नहीं है। मेरा मानना यही है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि हमारे साथ कोलैबोरेशन किया, वो उनके ऊपर अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं। मैं बता रहा हूँ कि वो ऐसे ही बहुत करीब से देखा बिल्कुल होगा, तो मुझे बताएं कुछ। तो एक्चुअली जब एक रैकेट लेबल है यूके से, सूफी स्कोर, उन्होंने मुझे कॉल किया कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कुछ डिफरेंट सा म्यूजिक करें। और उस चैनल पे आप देखेंगे तो सारा म्यूजिक जितना भी ऑर्गेनिक म्यूजिक है, कमर्शियल म्यूजिक नहीं होता वहाँ पे। और आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट रैकेट, बिकॉज रैकेट लेबल का, क्यों उन्होंने लास्ट मिनट उन आर्टिस्टों को ग्रैब किया हुआ है जिनको रियल म्यूजिक के ऊपर कमांड है। जस्ट लाइक राहत भाई हैं, शफकत भाई हैं, डैड कर रहे हैं उसमें, आपदा जी हैं, फिर हदीका ने अभी किया था, मतलब कवाली काफ़ी फेमस हुई। मतलब काफ़ी वो कमर्शियल म्यूजिक के ऊपर फोकस नहीं है, जो कि हम लोग बड़ी देर से फाइट कर रहे थे सारी म्यूजिक इंडस्ट्री कि हम लोग इसके अगेंस्ट नहीं है कि पॉप म्यूजिक ना करें या डिफरेंट जॉनर्स पे करें, लेकिन आप लोग वो भी करें और साथ को बैलेंस लेके चलें। बट उन्होंने शुरू से ही, यार लास्ट 10 इयर्स में देख लें आप, लास्ट 10 इयर्स सिर्फ एक फोकस्ड है रॉक, पॉप और भंगड़ा पंजाबी वगैरह पे फोकस। बाकी हमारे मुल्क के लिविंग लेजेंड्स, उन्हीं की वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री जिंदा है अभी तक। आपदा जी कह लें, गुलाम अली साहब कह लें, डैड हामिद अली खान साहब कह लें, मतलब जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, इनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही
इंडस्ट्री रहा है चल सब रही है, कुछ, सब कुछ हाँ, चल रहा है। हाँ। तो इन्हीं को उन्होंने सबसे पहले ही कहते हैं जी न्यू टैलेंट, हर प्लेटफॉर्म पे देखें नया प्लेटफॉर्म आता है, कोई भी आता है कहता है जी न्यू टैलेंट हम लेके, न्यू टैलेंट का करना क्या है, गाने तो सारे उनके ही गा रहे हैं आप, हाँ। तो अगर उन्हीं को उनको निग्लेक्ट अगर कर आप देंगे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, उन्हीं को रिस्पेक्ट नहीं देते, कर और रहे, इतनी जान उन्होंने, इतना टाइम, एक डॉक्टर बनता है पूरी स्टडीज करके आता है ना, तो उस अगर उस डॉक्टर को कहेंगे एक रात में डॉक्टर बन जाए, और बोले ये भी तो एक साइंस है, बिल्कुल ऑब्वियसली, ये ऐसे थोड़ा लेकिन गाना गा इन सकते लोगों हैं। ने पूरी दुनिया में नाम ऐसे नहीं किया, बहुत मेहनत है। और मैं जब ये गरीब नवाज का प्रोजेक्ट मैंने आइडिया डिज़ाइन किया और मैंने उनसे डिस्कस किया उस टीम के साथ उनकी, तो उन्होंने प्रूव किया, उन्होंने कहा व्हाई नॉट, कि एक हमारे ख़ानदान की 200 साल पुरानी बंदिश है, अच्छा ये ख्वाजा गरीब नवाज पे लिखी थी हमारे बुजुर्गों ने, अच्छा, तो उसको दोबारा मैंने रीडू किया, उसके कुछ नए पार्ट्स कंपोज किए, कंपोज करने के बाद मैं लेके गया आबदा जी के पास, अच्छा, और आबदा जी ने सुनते ही ना उनकी आंखों में आंसू थे, ओह अच्छा, और वो जितनी दरवेश टाइप की औरत हैं, दरवेश ही हैं ऑब्वियसली, तो वो कहते हैं कि मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है मैं पटियाला घराने की कोई चीज़ गा रही हूँ। मैं देखिए समझने वाले समझने इतनी वाले, इज्जत भी देते हैं बिल्कुल। और ऑनर भी लेते हैं और देते भी हैं। उन्होंने कहा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं पटियाला घराने की चीज़ गा रहा हूँ और गा रही हूँ, और मैं उनसे कहूँ कि आप इस तरह ना कि हम कहते नहीं सीरियसली मेरी लाइफ की ख्वाहिश थी कि मैं पटियाला घराने की कोई चीज़ गाऊँ, तो ये अल्लाह की तरफ से आपकी शक्ल में मुझे मिल रही है। तो उन्होंने जब गाना शुरू किया, और मैं आपको बता नहीं सकता कि वो एक समय बन गया, और पूरे स्टूडियो के अंदर ऐसे जैसे जैसे वो गा रही थी और वो मूवमेंट थी, और मैं मेरे खुशी की इंतहा थी कि ये जब शूट होगा और जब लोग सुनेंगे ना तो लोगों के डिफरेंट लेवल पे जाएंगे, और वो मैं सारा उसको रिकॉर्ड किया, मैंने और उनके बेटे ने, हम लोगों दोनों ने इस्लामाबाद में हम लोगों ने रिकॉर्ड किया सारंग ने, तो रिकॉर्ड करके जब वापस आया तो मैं सारा जो वो डाटा था स्टूडियो में, मुझे चूज़ करना मुश्किल हुआ था कौन सी पार्ट में कहाँ लगाऊं, और हर चीज़ ही अच्छी लग रही थी, तो वो फिर हम लोगों ने उसका कंपाइल किया सब चीज़ों को, अपने वोकल्स डब किए तीनों भाइयों के, इसलिए मैंने देखा होगा गाने में मैंने डिफरेंट पार्ट्स बनाए हुए हैं। उनकी कोशिश मेरी ये थी कि आबदा जी का जो एक पर्सोना है और एक लोग ऑब्वियसली, और जो लोग सुनना चाहते हैं उनको, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था कि मैं फ्यूजन के अंदर उनका जो एक स्टाइल है वो चीज़ वो डिस्टर्ब करूं, गाने सिंगिंग स्टाइल जो है, तो मैंने वो रखते हुए उन्हीं का स्टाइल रखा जो एक स्पेशलिटी है लोग जो सुनना चाहते हैं, तो वो मैंने रख के अपने बैंड को फ्यूज़ किया इस सॉन्ग में। दिस इज नॉट अ सॉन्ग, दिस इज सूफी हिस्ट्री में भी, बिल्कुल मेरा तो यही लग रहा है एक्चुअली लोग इतने मैसेजेस कॉल्स आ रही हैं इस ट्रैक को लेके, और वो कहते हैं कि ये तो नेक्स्ट कोई लेवल है, हम लोगों को आइडिया भी नहीं, बिकॉज जब आपकी नीयत साफ़ होती है, मेरा मानना है सैम कि आप दुनिया में कुछ भी कर लें, आपकी नीयत साफ़ है ना तो यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, सिंपल इज़ दैट। आप कुछ भी किसी चीज़ के भी काम में बिजनेस कर लें, कुछ भी कर लें, आपकी अगर नीयत साफ़ है ना यू कैन डू। तो मैंने जब ये ट्रैक किया था मुझे ये पता था कि ये तो बुज़ुर्गों की चीज़ है बनी हुई, ऊपर से इतने बड़ा कलाम है, ख्वाजा गरीब नवाज पे लिखा हुआ है, वो उनके नाम, ये जिम्मेदारी है बिल्कुल। और फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के टाइटल्स पढ़े जाएं, उनके जो टाइटल्स उनको मिले दुनिया में मिले वो पढ़े जाएं। ये बातें हमें नहीं पता थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो खुद ये कहूंगी मुझे नहीं पता थी, आपकी वजह से हमें ये चीजें पता चल रही हैं। थैंक यू। नहीं, मैंने जब लेके गया हूँ आबदा जी कहते हैं वो टाइटल्स पढ़ रहे थे और उनके फेस पे एक स्माइल थी कि मैंने जिंदगी में ये टाइटल्स नहीं पढ़े, वो उनके 100 टाइटल्स थे, अब उसमें से चूज कर रहे थे मैं और आबदा जी कि इसमें से कौन कौन से टाइटल्स हम लोग चूज करके हम लोग इसको गाएं। फिर उसमें से हम लोगों ने जो लगे कि कंपोजिशन के साथ भी जा रहे थे, सब चीज़ें जा रही हैं, तो हम लोग बैलेंस करके उसको निकाले और उन्होंने पढ़े, और वो जब टाइटल्स आते हैं तो एक डिफरेंट समा बनता है जब वो पढ़ती, उन्होंने पढ़ा, और वो बस मैं कहता हूँ कि ये मुझसे ऐसा लगता था कि मुझे खुद नहीं आइडिया कि ये जब ट्रैक कंप्लीट हुआ तो मैं सुनता हूँ ना तो मैं कहता हूँ ये मैंने ही बनाया है। मुझे ये लगता है कि जैसे ये एक नई ओपनिंग आपकी लाइफ, बिल्कुल मेरी लाइफ के बेस्ट पीस, मास्टर पीसेस में से एक पीस है। इंशाल्लाह और भी आएंगे, ये उसकी तरफ एक मंजिल की तरफ। बिल्कुल, मैंने इसी ट्रैक को लेते हुए, इसका आप कह सकते हैं सीक्वल है,
जो कि सीक्वल भी कह सकते हैं। यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज पे सेकंड ट्रैक आ रहा है मेरा उस्ताद हामिद अली खान साहब के साथ, बाबा के साथ हमने कोलैबोरेशन की है, इसके बाद आ रहा है वो ट्रैक। अच्छा। और वो एक डिफरेंट वो भी, लेकिन मैंने फोकस किया अपने ख़ानदान की जो पुरानी चीज़ें हैं, आपने अपनी रूट्स को ही यूज़ किया। हाँ। वो लेकिन उसको थोड़ा सा हमने रीडू किया और हमने थोड़ा कंपोजिशन में चेंजेस कर दिए, लेकिन वो जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रखा है, उसको नहीं चेंज किया, नया पार्ट उसमें डिज़ाइन किया कि उसको बनाया। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।